हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द क्लास में हम एक बार फिर से तुम्हारा स्वागत कर रहे हैं। टॉपिक चल रहा है हम लोगों का कार्बोक्सिलिक एसिड्स और उनके फंक्शनल डेरिवेटिव्स, इन्हीं के ऊपर हमारी बातें चल रही हैं। पिछले क्लासेज में हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड के चारों डेरिवेटिव्स बोले तो एसिल क्लोराइड्स, एनहाइड्राइड्स, एस्टर्स और एमाइड्स, सबके ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन कर डाला है। और अब बारी है कि हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड्स के ऊपर बातें करेंगे और दो पार्ट्स में बातें होंगी। एक पार्ट में हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड्स को बनाने के मेथड्स के ऊपर बातें करेंगे और दूसरे पार्ट में हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड्स के प्रॉपर्टीज़ और रिएक्शंस के ऊपर बातें करेंगे। सो लेट अस बिगिन। हम लोग जानते हैं कि RC डबल बॉन्डेड विथ ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्डेड विथ OH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड को लिखने का जनरल तरीका है। ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप और पीछे तुम तरह तरह के एल्किल ग्रुप्स और कार्बन चेन को जोड़ करके तरह तरह के कार्बोक्सिलिक एसिड्स को बना सकते हो। हालांकि अगर हम यहाँ पर चाहें तो R की जगह स्पेशल केस में एक H भी जोड़ सकते हैं और H जोड़ने से भी जो मॉलिक्यूल तैयार होगा उसे भी हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली में ही रखते हैं। नाम है इसका फॉर्मिक एसिड, कॉमन सिस्टम में फॉर्मिक एसिड कहते हो, और IUPAC सिस्टम में तुम इसे मिथेनोइक एसिड नाम दोगे। मिथेनोइक एसिड, चूँकि एक ही कार्बन है इसीलिए मिथेनोइक। 2 कार्बन होता तो इथेनोइक, 3 कार्बन होता तो प्रोपेनोइक, 4 कार्बन होता तो ब्यूटेनोइक। तो इस वे में आगे बढ़ते चले जाते। तो ये सबसे छोटा पॉसिबल कार्बोक्सिलिक एसिड है। और बड़े कार्बोक्सिलिक एसिड्स लिखना चाहो तो इससे जस्ट नेक्स्ट अगला कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप जोड़ दो और कॉमन सिस्टम में ये हो जाता है एसिटिक एसिड। और IUPAC सिस्टम में तो यहाँ पर एक और एक मिलाकर 2 कार्बन एटम्स की चेन हो चुकी है तो इथेनोइक एसिड। एक और कार्बन बढ़ा दो तो 3 कार्बन एटम्स की चेन हो जाएगी कॉमन सिस्टम में प्रोपियोनिक एसिड। और IUPAC सिस्टम में तुम इसे प्रोपेनोइक एसिड कहते हो। तो इस तरह से ये कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड्स के नाम तुम्हारे लिए लिख दिए। सारी चीज़ें कोई ज़रूरी नहीं थी। IUPAC नॉमेनक्लेचर में इन चीज़ों को हमने काफ़ी अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो फिर बार बार इन चीज़ों को डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं रह जाती है। और हम लोग सीधे आते हैं अपने पॉइंट पर, अपने टॉपिक पर। मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स को बनाने के लिए क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं, उन पर हम लोग थोड़ी बातें करेंगे। तो देखो, सबसे पहला मेथड जो तुम्हें दे रहे हैं वो है ऑक्सीडेशन। बहुत सारी चीज़ों को ऑक्सीडेशन करके हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड्स को बना सकते हैं। सो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। अगर हमारे पास कोई ऐसा एल्कीन रहे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पर कुछ एल्किल ग्रुप है, इधर एक हाइड्रोजन है, इधर भी कोई एल्किल ग्रुप है और इधर हाइड्रोजन है, तो जब तुम इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो देखो ये डबल बॉन्ड बीच में से टूट जाएगा। तो पहले तो जब इस डबल बॉन्ड को बीच में से ब्रेक करोगे तो एक ऑक्सीजन इसके साथ जोड़ोगे, एक ऑक्सीजन उसके साथ जोड़ोगे, तो पहले तो यहाँ तक तुम पहुँचोगे, एल्डिहाइड और एल्डिहाइड तुम्हें मिलेगा। लेकिन फिर इन एल्डिहाइड्स का आगे भी ऑक्सीडेशन होता है। अब बारी है इस वाले बॉन्ड को ब्रेक होने की और यहाँ पर एक ऑक्सीजन रखने की, तो C डबल बॉन्ड O के साथ H, तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड तुम्हें मिला। इसी तरह से इधर भी ऑक्सीडेशन हो जाए तो O डबल बॉन्ड C, यहाँ पर एक OH हो जाएगा और ये R'। तो एल्कीन्स की ऑक्सीडेशन से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को तोड़ते हुए हम ऑक्सीडेशन करेंगे और ऑक्सीडेशन करके हम एल्डिहाइड से होते हुए कार्बोक्सिलिक एसिड तक पहुँच सकते हैं। और इसके लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या इस्तेमाल करेंगे, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में एक तो हम लोग KMnO4 इस्तेमाल कर सकते हैं। KMnO4 के साथ अल्कलाइन मीडियम में हम हीट अप्लाई करें तो ये काम हो सकता है। हम K2Cr2O7 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में उसके साथ हीट करें तो भी काम हो सकता है। और हम लोग ओजोनोलाइसिस के ज़रिए भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं। ओजोनोलाइसिस पर हम लोग को थोड़ी सी बात करनी होगी यहाँ पर।
जैसे ओजोनोलाइसिस को हम लोगों ने एल्कीन चैप्टर में पढ़ा था, तो हम लोगों ने वहाँ पर जो ओजोनोलाइसिस पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि सपोज यही एल्कीन है अपने पास और इसका ओजोनोलाइसिस करा रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप में इसको हम लोग ओजोन के साथ रिएक्शन कराते हैं, सेकंड स्टेप में वाटर और जिंक के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो देखो डबल बॉन्ड यहीं से ब्रेक होता है, ब्रेक होगा तो डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड C R'+H कुछ ऐसा बनेगा। हम लोगों ने जो ओजोनोलाइसिस पढ़ा था एल्कीन वाले चैप्टर में वो यही पढ़ा था कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जस्ट ब्रेक होना है और ब्रेक हो करके एक ऑक्सीजन इधर जोड़ो एक ऑक्सीजन उधर जोड़ो, रिएक्शन पूरा हो गया। तो ओजोनोलाइसिस से रिएक्शन एल्डिहाइड स्टेज पर रुक जाएगा। मेरे को क्या चाहिए, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। जो रेगुलर ओजोनोलाइसिस हम लोगों ने पढ़ा हुआ है अगर सिर्फ उतना ही ध्यान में रखें तो वो रिएक्शन यहीं पर रुक जाएगा, इसके आगे नहीं बढ़ेगा, इसके आगे कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनेगा। यहाँ पर हम थोड़ा सा और ध्यान से समझे। देखो 3 ऑक्सीजन एटम्स है, एक यहाँ गया दूसरा यहाँ गया, तीसरा कह दो पानी के साथ मिल करके H2O2 बना लेगा। H2O2 जो है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये करेगा क्या, इन दोनों का फर्दर ऑक्सीडेशन कर देगा। इन दोनों का ऑक्सीडेशन कर देगा तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। इसी तरह से इसका भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो अगर एल्डिहाइड बना है, ओजोनोलाइसिस से एल्डिहाइड बना है, तो H2O2 एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करके यहाँ तक पहुँच सकता है, एल्डिहाइड्स को कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल सकता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर जिंक मिलाते थे। जिंक क्या करता है, वो H2O2 को ब्रेक कर देता है और H2O2 जब डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो ये वाला ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा। H2O2 डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिंक क्या करेगा, H2O2 को डिस्ट्रॉय कर देगा और जब H2O2 डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो ये जो ऑक्सीडेशन हो रहा है कि एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, ये नहीं हो पाएगा। तो अगर हम चाहते हैं कि यहाँ तक पहुँचे तो जिंक को नहीं लेंगे, और अगर हम चाहते हैं कि यहीं पर रुक जाए, ये वाला पार्ट ना होने पाए, तो जिंक को ले लेंगे। तो जिंक को लेकर या जिंक को न लेकर के हम लोग ओजोनोलाइसिस को थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमने जिंक नहीं लिया है तो रिएक्शन यहाँ तक पहुँचेगा, और अगर जिंक लिया है तो रिएक्शन यहाँ तक पहुँचेगा। तो चूँकि मेरा टारगेट है कार्बोक्सिलिक एसिड तक पहुँचना, ये थोड़ा गलत हमने लिख दिया, यहाँ OH लिखना था। जिंक हमने नहीं लिया है तो रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड तक पहुँच जाएगा, और जिंक लिया है तो रिएक्शन यही एल्डिहाइड स्टेज पर रुक जाएगा। और मेरे को कार्बोक्सिलिक एसिड तक पहुँचना है, सो हम लोग जिंक को अवॉइड करेंगे। तो ऑक्सीडेशन करते समय, ओजोनोलाइसिस करते समय पहले स्टेप में ओजोन और दूसरे स्टेप में जस्ट वाटर, नो नीड ऑफ टेकिंग जिंक। अगर तुम जिंक लोगे तो रिएक्शन यहीं पर रुक जाएगा, इसके आगे वाला ऑक्सीडेशन नहीं होगा, क्योंकि जिंक क्या करता है, H2O2 को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इस तरीके से ओजोनोलाइसिस के बारे में हम लोगों ने एक और पॉइंट समझा कि ओजोनोलाइसिस में जिंक लेने से क्या होता है और जिंक नहीं लेने से क्या होता है। सो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, ऑक्सीडेशन किया, डबल बॉन्ड ब्रेक किया, हम लोग एल्डिहाइड बना सकते हैं, और फिर एल्डिहाइड से आगे ऑक्सीडेशन करते चले जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। तो KMnO4 से तो रिएक्शन सीधा यहीं तक पहुंचेगा। KMnO4 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो एल्डिहाइड स्टेज पर रिएक्शन रुक जाए बड़ा मुश्किल है, इसके आगे भी रिएक्शन होगा ही होगा। K2Cr2O7 भी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिएक्शन यहाँ पर रुक जाए मुश्किल है, आगे ही चला जाएगा। तो KMnO4 के साथ K2Cr2O7 के साथ अगर इस डबल बॉन्ड को ब्रेक किया है तो यहाँ से आगे बढ़ते हुए सीधे तुम कार्बोक्सिलिक एसिड तक पहुँचोगे। और अगर ओजोनोलाइसिस तुमने प्लान किया है तो जिंक का इस्तेमाल करते हुए या जिंक का इस्तेमाल न करते हुए 2 ऑप्शंस तुम्हारे पास होंगे। तुम चाहो तो यहाँ भी रुक सकते हो और तुम चाहो तो यहाँ भी रुक सकते हो। तो देख लो, अगर तुम्हें एल्डिहाइड ही बनाना है तो यहीं पर रुक जाओ, और अगर तुम्हें कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो यहाँ तक आने का प्लान करोगे। इन दैट सिचुएशन ओजोनोलाइसिस करते समय जिंक का इस्तेमाल नहीं करोगे। तो एल्कीन्स की ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड्स को बनाया जा सकता है। दूसरा, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइंस। एल्काइंस कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड,
एल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड को भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के जरिए तोड़ा जा सकता है, और जब ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ोगे, ऑक्सीडेशन करोगे, तो तुम फाइनली जो है रिजल्ट तो तुम्हें कुछ ऐसा ही मिलेगा। ठीक है, ये रिजल्ट मिलेगा। और इस ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए फिर से वही पुराने जो रिएजेंट हम लोगों ने इस्तेमाल किए थे एल्कीन पर, वही रिएजेंट्स यहाँ पर भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। हम लोग KMnO4 की मदद से रिएक्शन करा सकते हैं, हम लोग K2Cr2O7 की मदद से रिएक्शन करा सकते हैं, या फिर हम लोग चाहें तो ओजोनोलाइसिस से भी काम चला सकते हैं। और ओजोनोलाइसिस में ठीक वही चीज़, जिंक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो या तो KMnO4 यहाँ पर इस्तेमाल कर लो, या तो K2Cr2O7 इस्तेमाल कर लो, या फिर बिना जिंक के ओजोनोलाइसिस करा लो। तीनों का रिजल्ट सेम रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा और बदले में तुम्हें कार्बोक्सिलिक एसिड की प्राप्ति होगी। ओके, ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को ऑक्सीडेशन करके हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड्स को बना सकते हैं। इसके अलावा अगर अपने पास एल्डिहाइड्स है, ठीक, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स का ऑक्सीडेशन कर दें। कोई एल्डिहाइड है, इसका ऑक्सीडेशन करा ले जाए। ऑक्सीडेशन के लिए हमें कोई ना कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा। तमाम सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, कुछ भी चुन लेंगे, राइट, उसकी बात हम लोग कर लेते हैं। लेकिन फिलहाल ऑक्सीडेशन करोगे, यहीं से देखो बॉन्ड ब्रेक होगा एंड COOH बन जाएगा। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में KMnO4, K2Cr2O7, ब्रोमीन वाटर, टॉलेंस रिएजेंट, इन सब का इस्तेमाल तुम इत्मीनान से कर सकते हो। ब्रोमीन वाटर और टॉलेंस रिएजेंट वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। KMnO4 और K2Cr2O7 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। HNO3 का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ये भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है। तो किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। हालांकि KMnO4 और K2Cr2O7 को हम लोग प्रीफर करते हैं, क्योंकि ये दोनों जो है सॉलिड्स होते हैं। KMnO4 एक सॉलिड है, K2Cr2O7 सॉलिड है। सॉलिड्स को हैंडल करना बहुत आसान होता है। एक चम्मच लिया, पानी में घोला, फिर रिएक्शन में मिला दिया। ब्रोमीन क्या है, लिक्विड होता है, ब्रोमीन को हैंडल करने में मुश्किल होता है। टॉलेंस रिएजेंट को स्पेशली बनाओगे, ये कॉस्टली रिएजेंट होता है ना, हम इसको ऐसे ही ख़राब नहीं करना चाहते छोटे मोटे कामों के लिए। तो जहाँ लगे कि नहीं टॉलेंस रिएजेंट से ही काम होगा, किसी और चीज़ से काम नहीं होगा, वहाँ पर हम लोग टॉलेंस रिएजेंट भी यूज करेंगे, लेकिन हम लोग इन रिएजेंट्स को यूजुअली ख़राब नहीं करते। तो ब्रोमीन वाटर से भी ऑक्सीडेशन हो सकता है, टॉलेंस रिएजेंट से भी हो सकता है, HNO3 से भी हो सकता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हमारे पास काम यही है कि हमें एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड तक जस्ट पहुंच जाना है, तो KMnO4 और K2Cr2O7 उसके लिए काफ़ी अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स माने जाएंगे। ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स, कोई प्राइमरी अल्कोहल हो, RCH एंड OH, इसका ऑक्सीडेशन करो तो ऑक्सीडेशन होगा, ये बॉन्ड ब्रेक करो और ब्रेक करके उधर ऑक्सीजन लगा दो, तो OH OH और OH एक साथ दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप से स्टेबल नहीं होते हैं। सो पानी का एक मॉलिक्यूल यहाँ से निकाल दो, पानी का मॉलिक्यूल निकला, ये हो गया R, C डबल बॉन्डेड विथ ऑक्सीजन, एक ही ऑक्सीजन बचेगा, वो डबल बॉन्ड बना लेगा और H। तो पहले तो एल्डिहाइड बनेगा, फिर और ऑक्सीडेशन होगा, अब ये बॉन्ड भी ब्रेक होगा एंड C डबल बॉन्डेड विथ O एंड OH। तो ऑक्सीडेशन करा के तुम यहाँ तक पहुँच सकते हो। फिर से वही KMnO4 या K2Cr2O7, दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल करते हुए हम लोग यहाँ से यहाँ तक आ सकते हैं। तो प्राइमरी अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन करें तो उससे भी हम लोग ईजिली कार्बोक्सिलिक एसिड्स बना सकते हैं, राइट। एंड ऑक्सीडेशन ऑफ एल्किल बेंजीन्स, इससे बेंजीन है, बेंजीन के साथ एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो होता क्या है, ऑक्सीडेशन यहाँ पर बहुत आसानी से होता है। नॉर्मल एल्किल ग्रुप या नॉर्मल कार्बन चेन रहे जिसमें कोई फंक्शनल ग्रुप वगैरह न रहे, जैसे अगर हम लोग कह दें कि चलो अपने पास
ब्यूटेन है और हम ब्यूटेन का ऑक्सीडेशन करना चाहते हैं, तो इसमें कहीं कुछ फंक्शनल ग्रुप वगैरह नहीं है, इसका ऑक्सीडेशन बहुत मुश्किल है। तो इसका नेचर भी तो कुछ कुछ इसी के जैसा है, लेकिन पीछे बेंजीन रिंग लगे होने से थोड़ा सा इसको मदद मिलती है और इसका ऑक्सीडेशन कुछ आसानी से हो जाता है। तो इसका ऑक्सीडेशन बेहद मुश्किल है, जबकि इसका ऑक्सीडेशन इसकी तुलना में इसका ऑक्सीडेशन काफ़ी आसान है। तुम KMnO4 चूज कर सकते हो या फिर K2Cr2O7 चूज कर सकते हो, दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर लो और इसको ऑक्सीडेशन करो। तो ऑक्सीडेशन करोगे तो देखो क्या होगा, एक बॉन्ड ब्रेक करो, यहाँ पर ऑक्सीजन इंसर्ट कराओ, दूसरा बॉन्ड ब्रेक करो, यहाँ पर भी ऑक्सीजन इंसर्ट कराओ, तीसरा बॉन्ड ब्रेक करो, यहाँ पर भी ऑक्सीजन इंसर्ट कराओ। तो तीनों बॉन्ड्स को ब्रेक करके ऑक्सीजन 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 लगाते चले जाओ, तो फाइनली तुम अपने मन में कुछ यहाँ तक पहुँच सकते हो। और फिर यहाँ तक पहुँचने के बाद इसमें से करना क्या है, पानी का एक मॉलिक्यूल निकालो और निकाल करके तुम सीधे जो है कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप तक पहुँच जाओगे। तो बेंजीन के साथ मिथाइल ग्रुप लगा है, ऑक्सीडेशन किया KMnO4 के साथ या K2Cr2O7 के साथ। KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन अल्कलाइन मीडियम में करते हो, K2Cr2O7 के साथ ऑक्सीडेशन एसिडिक मीडियम में करते हो। इस मॉलिक्यूल को लोगे, थोड़ा इन दोनों को मिलाओगे, मीडियम को अच्छे से एडजस्ट करोगे, एसिडिक या बेसिक जैसा तुम्हें एडजस्ट करना है। फिर उसके बाद कुछ देर तक बॉयल करो, अच्छे से बॉयल करोगे तो ऑक्सीडेशन होगा और एल्किल ग्रुप जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में। यहाँ पर एक पॉइंट है जो इंटरेस्टिंग है, समझने लायक है, जानने लायक है। अगर तुम्हारे पास मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, तुमने ऑक्सीडेशन किया और ऑक्सीडेशन करने से ये कन्वर्ट हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में। अगर इथाइल ग्रुप होता तो क्या होता, अगर प्रोपाइल ग्रुप होता तो क्या होता, अगर इसका ऑक्सीडेशन कराते या इसका ऑक्सीडेशन कराते तो क्या होता। इसमें कार्बन चेन यहीं से टूट जाता, इसमें भी कार्बन चेन यहीं से टूट जाता और ये भी ऑक्सीडेशन करते कराते इसी जगह पहुंचता, ये भी ऑक्सीडेशन करते कराते इसी जगह पहुंचता। तो यहाँ पर कोई भी एल्किल ग्रुप, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कुछ भी ले लो। इवन अगर तुम ऐसा भी एल्किल ग्रुप लेते हो, थोड़ी ब्रांचिंग भी इसी में कर दी जाए, CH3 एंड CH3, तो ये इसका भी ऑक्सीडेशन करोगे, ये एल्किल ग्रुप अलग हो जाएगा, ये एल्किल ग्रुप अलग हो जाएगा और इस कार्बन का ऑक्सीडेशन होते होते तुम बेंजोइक एसिड तक ही पहुंच जाओगे। तो बेंजीन के साथ जैसा भी एल्किल ग्रुप लगाओ, ऑक्सीडेशन करते करते हम लोग फाइनली बेंजोइक एसिड तक पहुंच सकते हैं। तो ये बेंजोइक एसिड या फिर उस तरह के कंपाउंड्स को बनाने के लिए ना बड़ा ही अच्छा मेथड होता है। हालांकि इसमें एक और भी पॉइंट है वो हम लोग को जानना चाहिए। सपोज ऐसा सिचुएशन है, यहाँ पर 1, 2 और 3 एल्किल ग्रुप्स लगे हैं और इसका ऑक्सीडेशन हम करा रहे हैं। अब की बार देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि इस पर कोई हाइड्रोजन नहीं है। हाइड्रोजन्स होते हैं तो उनको ब्रेक करके ऑक्सीडेशन करना आसान होता है। अब ऑक्सीडेशन में ये बेंजीन रिंग टूट जाएगा, इधर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो इससे जो है तुम बेंजोइक एसिड बनाने के बारे में सोच रहे हो तो ये चीज़ नहीं हो पाएगा, राइट। अगर होगा क्या, बेंजीन रिंग यहाँ से टूटेगा और इस कार्बन का ऑक्सीडेशन होते होते ये COOH और फिर पीछे ये जो तुम्हारा ये खेल तमाशा है इसको लगा दो तो तुम यहाँ तक पहुँच जाओगे। तो इससे हम लोग बेंजोइक एसिड या उस तरह के कंपाउंड्स बनाना चाहें तो नहीं बना सकते। तो एल्किल ग्रुप्स के चॉइस पर ध्यान रखना कि एल्किल ग्रुप इस तरह का टर्शियरी ना हो जाए। प्राइमरी एल्किल ग्रुप, सेकेंडरी एल्किल ग्रुप्स चलेंगे, टर्शियरी एल्किल ग्रुप नहीं चलेगा। और इसका एक और एक्सटेंशन, सपोज बेंजीन रिंग के साथ 2 एल्किल ग्रुप्स लगे हुए हैं और इसका तुम ऑक्सीडेशन कर रहे हो, तो इसका भी ऑक्सीडेशन होगा, इसका भी ऑक्सीडेशन होगा, ये यहीं से ब्रेक हो जाएगा एंड नाउ यू आर गोइंग टू गेट COOH एंड COOH। तो दो कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड टाइप का सिचुएशन भी आ जाएगा। तो अगर एक एल्किल ग्रुप लगा रहेगा तो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड और 2 एल्किल ग्रुप्स लगे हैं और उसका तुम ऑक्सीडेशन कर रहे हो तो दोनों का ही ऑक्सीडेशन होगा एंड फाइनली यू विल गेट अ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। तो ये सारे मेथड्स हो गए, ऑक्सीडेशन, बहुत सारी चीज़ों का ऑक्सीडेशन किया हम लोगों ने और ऑक्सीडेशन करके कार्बोक्सिलिक एसिड तक पहुंच गए। तो एक बार रिव्यू कर लेते हैं। अपने पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है,
इसका ऑक्सीडेशन करोगे कार्बोक्सिलिक एसिड, अपने पास कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, इसका ऑक्सीडेशन करोगे कार्बोक्सिलिक एसिड, अपने पास एल्डिहाइड है, ऑक्सीडेशन करोगे कार्बोक्सिलिक एसिड, अपने पास प्राइमरी अल्कोहल है, ऑक्सीडेशन करोगे कार्बोक्सिलिक एसिड, और अपने पास कुछ बेंजीन के साथ कुछ एल्किल ग्रुप लगा हुआ है तो इसका भी ऑक्सीडेशन करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इन सारे सबस्ट्रेट्स को याद रखना है। ऑक्सीडेशन तो बहुत ही कॉमन सा चीज़ होता है, ऑक्सीडेशन कोई बहुत मुश्किल चीज़ होता नहीं है। हालांकि ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में हम लोग के पास मैकेनिज्म नहीं होता है ना, हर बार ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म हमको नहीं मिल पाता है, कुछ खास केसेस में मिल जाए तो मिल जाए, अदरवाइज ऑक्सीडेशन रिएक्शंस थोड़े दूसरे टाइप के रिएक्शंस होते हैं। हमें सिर्फ यही ध्यान देना होता है कि कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना है और कहाँ कहाँ ऑक्सीजन हम लगा सकते हैं। तो इसमें इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करोगे, बाद में ये हाइड्रोजन भी ब्रेक होगा, ऑक्सीजन लगाते चले जाओगे, इसको ब्रेक करोगे ऑक्सीजन लगाओगे, इसको ब्रेक करोगे ऑक्सीजन लगाओगे, इसको और इसको ब्रेक करोगे ऑक्सीजन लगाओगे, इसमें तीनों हाइड्रोजन्स को ब्रेक करोगे और ऑक्सीजन लगाओगे। तो इतना ही तुम्हें ध्यान देना होता है कि कौन कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना है और ब्रेक करके ऑक्सीजन लगाते चले जाना है, और फिर फाइनली ऑक्सीडेशन करते हुए कहाँ पहुँचोगे ये तुम्हें समझ लेना है। इसमें मैकेनिज्म के चक्कर में हम लोग नहीं पड़ते, क्योंकि इस तरह ये रिएक्शन थोड़ा दूसरे टाइप का है, दूसरे तरीके से हो रहा है। इसमें मैकेनिज्म हम लोग के पास उतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, किसी ने उस तरह से इसकी स्टडी नहीं की है, उस तरह से खोजा नहीं है कि मैकेनिज्म क्या होगा। तो जब किसी ने खोजा नहीं तो फिर हम लोग बता भी नहीं सकते, हम लोग वही बता पाते हैं तुम्हें जो खोजा गया है। हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे, फिर वो तुमको बताते हैं। तो ऑक्सीडेशन में बस इतना ही समझो कि कौन कौन सा बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं और कौन कौन सा बॉन्ड ब्रेक करके कहाँ तक पहुँच सकते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस ऑफ 1,1,1 ट्राई हैलाइड्स। कह दो कि अपने पास कुछ ऐसी स्थिति है कि कार्बन के साथ एक हैलोजन, दो हैलोजन, तीन हैलोजन एक ही जगह पर है। इसकी हाइड्रोलाइसिस करा दो, एक्वस KOH या एक्वस NaOH, इसका रिएक्शन करा दो। तो देखो K पर प्लस, H पर माइनस, H माइनस जाएगा, क्लोरीन को डिस्प्लेस करेगा, क्लोरीन को डिस्प्लेस करेगा, क्लोरीन को डिस्प्लेस करेगा। तो ये हो गया तुम्हारा OH OH OH, और एक साथ तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप से स्टेबल हो नहीं सकते, तो तुम करो क्या, इसमें से पानी का एक मॉलिक्यूल बाहर निकालो, और बाहर निकालने के साथ ही तुम कार्बोक्सिलिक एसिड तक पहुंच जाओगे। तो इस तरह का अगर मॉलिक्यूल है तो इसका हाइड्रोलाइसिस करके हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड तक पहुंचेंगे। हाइड्रोलाइसिस बेसिक मीडियम में हो रहा है, और ये बनने के बाद KOH से एक बार फिर रिएक्शन करेगा, तो फिर ये हो जाएगा, ये बेस है, ये एसिड है, दोनों मिलकर के सॉल्ट बना देंगे। सो RCO पोटेशियम सॉल्ट। और तुम चाहते हो कि एसिड वापस फ्री हो जाए, तुम चाहते हो कि ये फिर से OH हो जाए, तो इसके लिए तुमको एसिडिफिकेशन करना पड़ेगा, मतलब कुछ इसमें एसिड ऐड करो। जैसे तुम इसमें डाइल्यूट HCl ऐड कर दो, तो HCl क्या करेगा, अपना H+ इसको दे देगा और ये वापस OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हाइड्रोलिसिस किया, कार्बोक्सिलिक एसिड बना, जो कि बेस के साथ दोबारा रिएक्शन करके सॉल्ट में बदल जाएगा। बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा बेस के साथ रिएक्शन करेगा और सॉल्ट में बदल जाएगा। उस सॉल्ट को वापस एसिड में लाना है तो उसका एसिडिफिकेशन करना पड़ेगा, और एसिडिफिकेशन करके तुमको कार्बोक्सिलिक एसिड वापस मिल जाएगा। तो इस तरह का एक सिचुएशन रहे तो सेम वे अगर तुम्हारे पास साइनाइड्स हैं, C�BN, हाइड्रोलाइसिस कर दो। हाइड्रोलाइसिस के लिए हम लोग पानी लेंगे, कुछ एसिड जैसे H2SO4 ले लिया, और अच्छे से बॉयल करेंगे। तीनों बॉन्ड्स टूट जाएंगे अगर हम मैकेनिज्म में जाए बिना बाहर से ही फिर से देख ले। पिछले बार भी हम मैकेनिज्म में नहीं गए थे, हमने अपना ही एक मेथड लगा लिया कि चलो ऐसे ही समझ लेते हैं। तो हाइड्रोलिसिस करोगे, बॉन्ड को ब्रेक करोगे। पानी के मॉलिक्यूल में दो पार्ट होता है, H पर प्लस और OH पर माइनस। कार्बन पर आएगा प्लस, नाइट्रोजन पर आएगा माइनस, तो H+ इसके साथ जोड़ देना, OH- इसके साथ जोड़ देना, तो 3 बार OH OH OH, और ये हो जाएगा NH3। फिर पानी का मॉलिक्यूल यहाँ से तुम बाहर निकालो, और बाहर निकालने के बाद तुम देखोगे कि फिर से तुम्हें एसिड मिल गया। तो साइनाइड के हाइड्रोलाइसिस से भी तुम्हें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल सकता है।
पिछला रिएक्शन और ये रिएक्शन हमको देखने में काफ़ी कुछ एक जैसे लगते हैं। जैसे पिछले रिएक्शन में क्या किया था, कुछ ना कुछ कनेक्शन मेरे को दिखाई पड़ता है कि ये 3 ग्रुप्स को हटाया और 3 बार OH OH और OH लिख लिया और फिर रिएक्शन को पूरा करते चले चले। और इस बार भी कुछ उसी वे में सोच रहे हैं कि ये तीनों बॉन्ड्स को तोड़ा और OH OH और OH लिख लिया, फिर उसके बाद पानी का मॉलिक्यूल निकालते हुए हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड तक आसानी से पहुंच सकते हैं। तो साइनाइड्स का हाइड्रोलाइसिस करके 1,1,1 ट्राई हैलाइड्स का हाइड्रोलाइसिस करके हम लोग आसानी से कार्बोक्सिलिक एसिड तक पहुंच सकते हैं। ओके, और किसका हाइड्रोलाइसिस कर देना है, कार्बोक्सिलिक एसिड के 4 डेरिवेटिव्स हैं, इन चारों का भी हाइड्रोलाइसिस करके, ठीक, इसका एसिल क्लोराइड हो गया, एनहाइड्राइड हो गया, एस्टर हो गया और अमाइड हो गया। इन सबको अगर हम हाइड्रोलाइज करें तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करो, 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 और पानी के मॉलिक्यूल का 2 डिवीजन करो, H प्लस OH माइनस, और H ले जा करके इसको दे देना और OH ले जा करके इसको दे देना, सेम हियर सेम हियर सेम हियर। तो इन सब से तुम्हें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल सकता है। तो इसका हाइड्रोलाइसिस तो आसानी से हो जाएगा, इसका भी बहुत आसानी से हो जाएगा। इसका हाइड्रोलाइसिस करना है तो इसके हाइड्रोलाइसिस के लिए तुम्हें पानी के साथ थोड़ा सा कोई एसिड और थोड़ा वार्म भी करना पड़ेगा। और इसका हाइड्रोलाइसिस और भी मुश्किल है, अगर इसका हाइड्रोलाइसिस करना है तो पानी के साथ कुछ एसिड और अच्छे से बॉयल करना पड़ेगा। तो इसका हाइड्रोलाइसिस बहुत आसानी से, इसका थोड़ा मुश्किल है लेकिन फिर भी हो जाता है। तो दोनों में जस्ट पानी मिलाओ, हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। और इसमें हाइड्रोलाइसिस करना है तो पानी के साथ कुछ एसिड या बेस दोनों लेते हैं, हमने एसिडिक मीडियम ही चुन लिया है, क्योंकि बेसिक मीडियम चुनोगे तो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट बन जाएगा, फिर उसको वापस एसिडिफिकेशन करना पड़ेगा। सो सीधा रास्ता चुनते हैं। एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस किया, कार्बोक्सिलिक एसिड मिला। इसका भी एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस किया, कार्बोक्सिलिक एसिड मिला। इसको थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा और इसको अच्छे से बॉयल करना पड़ेगा, राइट। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के इन चारों डेरिवेटिव्स को हम लोग हाइड्रोलाइज करके भी कार्बोक्सिलिक एसिड तक पहुंच सकते हैं। जब इन चारों का हम लोग डिस्कशन कर रहे थे पिछले क्लासेस में, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें हम लोगों ने खूब देखी थी। इसके अलावा एक और मेथड है, एक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या होता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहते हो। तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम ऐसे लिख ले तुम्हारे लिए, कार्बन पर थोड़ा प्लस, ऑक्सीजन पर थोड़ा माइनस, और कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है RMgX, R पर माइनस Mg पर प्लस। ये जाएगा, कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा क्योंकि इस पर डेल्टा प्लस टाइप का दिख रहा था। तो कार्बन के साथ इधर बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिया। सो RC डबल बॉन्डेड विथ O, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को मिला तो इस पर माइनस MgXBC के बगल में लिख दो, और फिर इसका एसिडिफिकेशन कर लो। जैसे इसमें HCl मिला दो तो HCl अपना H प्लस इसको दे देगा, एंड नाउ इट बिकम्स RCOH। तो तरह तरह के एल्किल ग्रुप्स यहाँ पर लगा करके हम लोग तरह तरह के कार्बोक्सिलिक एसिड्स बना सकते हैं। तो जैसा कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है वैसा तुम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेने की कोशिश करो और कार्बोक्सिलिक एसिड तुम्हें फिर से मिल जाएगा। मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस, मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस ये क्या चीज़ है? तो देखो, सबसे पहले चीज़ तो थोड़ी सी बातें हम लोग समझें, उसके बाद यहाँ पर इस एक्चुअल मेथड पर आ पाएंगे। इस कार्बोक्सिलिक एसिड को देखो, ये है मेलोनिक एसिड। एक ही कार्बन पर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगे होते हैं। तो इसको तुम थोड़ा हीट करोगे ना, तो हीट करने से होगा क्या कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप डिकम्पोज हो जाएगा और CO2 बाहर निकल जाएगा। CH2 COOH H प्लस CO2, तो एक मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। एक ही कार्बन है, उस पर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड लगे हुए हैं, और तुम हीट करोगे तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप डिकम्पोज हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। तुम बोल सकते हो कि डीकार्बोक्सिलेशन हो गया। ठीक, इस रिएक्शन पर हम लोग अभी आएंगे जब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अगले क्लास में कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टीज़ पर बात करेंगे तो डीकार्बोक्सिलेशन पर बहुत डिटेल में बातें करेंगे। लेकिन फिलहाल
जब दो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एक ही कार्बन पर लगे होते हैं तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का डिकार्बोक्सिलेशन आसानी से हो सकता है। हीट किया, CO2 निकला और तुम एक कार्बोक्सिलिक एसिड तक पहुंच गए। तो इस चीज़ का हम लोग फ़ायदा थोड़ा उठाएंगे। देखो हम करेंगे क्या, हम लोग CH2 COOH एंड COOH, यहाँ से पहले इस H को हटा करके इथाइल लगा दो। अब ये एसिड ना होकर के एस्टर हो गया, वापस हाइड्रोलाइज कर लोगे तो फिर से एसिड और फिर से एसिड बन जाएगा। डाई इथाइल मेलोनेट कहते हैं इसको। ये हाइड्रोजन काफ़ी एसिडिक है, यहाँ से H+ जब निकालोगे तो कार्बन पर माइनस आएगा जो इधर इसके साथ डीलोकलाइज होगा, इसके साथ डीलोकलाइज होगा, काफ़ी स्टेबल होगा, इसीलिए हाइड्रोजन को निकालना आसान है। तो हम कोई बेस इस्तेमाल करेंगे, हम कोई बेस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम लोगों ने इस्तेमाल कर लिया इथॉक्साइड C2H5O-, ठीक है। यहाँ पर जो ग्रुप रहेगा उसी ग्रुप का इस्तेमाल बेस की तरह से कर लेंगे। यहाँ इथॉक्सी ग्रुप है तो हम भी इथॉक्साइड का इस्तेमाल बेस की तरह से कर रहे हैं। तो इथॉक्साइड क्या करेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन जा करके खा जाएगा, तो कार्बन पर आ गया नेगेटिव चार्ज एंड COOC2H5 एंड COOC2H5। अब इसका रिएक्शन हम किसी एल्किल हैलाइड से कराते हैं। एल्किल हैलाइड्स में क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। ये यहाँ पर जाएगा, हैलोजन निकल जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है। तो ये हो गया RCHCOOC2H5, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, COOC2H5, सेम हियर COOC2H5। अब इसकी हाइड्रोलिसिस कर दो, तो हाइड्रोलिसिस करोगे तो दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बन जाएंगे। साथ ही साथ दो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप स्टेबल नहीं होते, उसी में हीट भी कर देना थोड़ा। हाइड्रोलिसिस के लिए भी तुम्हें हीट करना ही पड़ेगा, तो हाइड्रोलिसिस करोगे, उसी में हीट भी कर रहे हो। तो पहले तो दो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे, फिर ये स्टेबल होता नहीं है हीटिंग कंडीशन में। जैसे हीट करोगे एक CO2 इसमें से यहाँ से बाहर निकल जाएगा और अब तुमको मिल जाएगा RCH और ये वाला HBC में चिपका दो, तो ये हो जाएगा CH2 एंड COOH। तो तरह तरह के एल्किल ग्रुप्स यहाँ पर लगा करके तुम तरह तरह के कार्बोक्सिलिक एसिड्स को बनाने का प्लान कर सकते हो, राइट। तो ये हो गया मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस, इसको बोलते हैं। ये डाइथाइल मेलोनेट या मेलोनिक एस्टर, इसमें यहाँ से हाइड्रोजन को हटा करके एल्किल ग्रुप लगाया जा सकता है। तो हाइड्रोजन को हटाया, माइनस का चार्ज आया, ये न्यूक्लियोफाइल का काम करते हुए एल्किल हैलाइड से रिएक्शन किया, यहाँ पर एल्किल ग्रुप आ गया। और अब आगे का रास्ता बहुत ही आसान है, एस्टर की हाइड्रोलिसिस करो, 2 बार कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, और इस तरह के कार्बोक्सिलिक एसिड्स जल्दी से डिकार्बोक्सिलेट हो जाते हैं। तो ये जल्दी से डिकार्बोक्सिलेट हो जाएगा इसी में अपने आप, हाइड्रोलिसिस के दौरान ही, कुछ अलग से करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो डिकार्बोक्सिलेट हो जाएगा और एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हुए तुम ये कार्बोक्सिलिक एसिड तक पहुंच जाओगे। तो R की जगह तरह तरह के ग्रुप्स का सिलेक्शन करते हुए तरह तरह के कार्बोक्सिलिक एसिड्स तुम लोग यहाँ से बना सकते। ओके, तो बस इतने ही सारे मेथड्स हम लोगों को डिस्कस करने थे कार्बोक्सिलिक एसिड्स को बनाने के लिए। तो इस क्लास में हम लोगों ने समझा, देखा कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स को कैसे कैसे बनाया जा सकता है। अगले क्लास में जब हम लोगों की मुलाकात होगी तो हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड्स के प्रॉपर्टीज़ और कार्बोक्सिलिक एसिड्स के रिएक्शंस के ऊपर बातें करेंगे। तो इस क्लास में हमारी तरफ से इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।